हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन न्यू चैनल विजय नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सेल के बारे में। फर्स्टली हम बात करते हैं सेल के बारे में। सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, इसका जो बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट होता है, इसे हम सेल बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिश्यू के बारे में। ग्रुप ऑफ सेल्स कम्स टुगेदर मेक टिश्यू, यानी जो हमारे सेल्स का ग्रुप होता है, इसके थ्रू आपका जो टिश्यू होता है, इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन के बारे में। ग्रुप ऑफ टिश्यू कम टुगेदर मेक ऑर्गन, यानी जो टिश्यू का ग्रुप होता है, ये सब मिलके हमारा एक ऑर्गन बनाते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम के बारे में। ग्रुप ऑफ ऑर्गन कम्स टुगेदर मेक सिस्टम, यानी जो हमारा ऑर्गन का ग्रुप्स होता है, ये हमारा मिलके एक सिस्टम का निर्माण करता है। एंड ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 12 सिस्टम, यानी जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, इसमें हमारे टोटल 12 सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉबर्ट हुक के बारे में। डियर जो हमारा रॉबर्ट हुक है, इनको हम फादर ऑफ सेल भी बोलते हैं। इसके अलावा जो फादर ऑफ साइटोलॉजी है, ये भी हम रॉबर्ट हुक को बोलते हैं। इसके अलावा जो डेड सेल की डिस्कवरी की थी, वो भी आपका रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटनी वॉन लियोन हुक के बारे में। जो एंटनी वॉन लियोन हुक हैं, उनको हम लिविंग सेल की डिस्कवरी के नाम से भी जानते हैं, यानी जो आपका लिविंग सेल्स है, इसको डिस्कवर आपका एंटनी वॉन लियोन हुक ने किया था। इसके अलावा जो हमारे एंटनी वॉन लियोन हुक हैं, उनको हम फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। डियर जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, डियर आपके सेल का स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन, गोल्जी apparatus, साइटोप्लाज्म और हमारा लाइसोसोम्स भी हमारे प्रेजेंट रहते हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन बाई सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। डिस्टेंस जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द सेल फ्लेक्सिबल आउटर सरफेस, यानी जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये हमारे सेल का जो आउटर जो फ्लेक्सिबल सरफेस होता है, ये उसको फॉर्म करता है। एंड इट सेपरेट द सेल इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये हमारा जो सेल का इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, इसको एक दूसरे से सेपरेट करता है। एंड it is a selective barrier that regulate the flow of materials into and out of a cell. डिस्टेंस जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक हमारा सिलेक्टिव बैरियर होता है। इसके अलावा हमारा जो सेल होता है, इसके इनसाइड और जो आउटसाइड जो हमारा मेटेरियल्स का फ्लो होता है, उसको रेगुलेट करने में भी हमारा हेल्प करता है। एंड दिस selectively helps to establish and maintain the appropriate environment for normal cellular activity. इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये हमारा सेल की जो नॉर्मल एक्टिविटी होता है, इसके लिए हमारा एक प्रॉपर और अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है और उसको स्टेबलिश भी करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन अमंग सेल्स एंड बिटवीन सेल्स एंड देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये हमारे सेल्स और सेल के बीच में और उसके एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है, इसके बीच में ही हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। एंड इट कंसिस्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। और डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसमें हमारे फॉस्फोलिपिड भी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज़ द रिसेप्टर साइट ऑफ द नॉन स्टेरॉइड हार्मोन। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये हमारे जो नॉन स्टेरॉइड हमारे हार्मोन्स होते हैं, इसका एक रिसेप्टर साइट भी होता है। एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये हमारा प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर बनता है, जिसमें आपका जिसका कंपोजिशन रहता है प्रोटीन का, वो रहता है आपका 55%। और जो लिपिड से कंपोज रहेगा, वो 45% आपका लिपिड से कंपोज रहेगा। और हमारा 5% जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे कंपोज रहेगा। एंड इट हैव आर 2 एंड्स। और डिस्टेंस जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके 2 एंड्स होते हैं। एक होता है आपका हेड एंड सेकेंड होता है टेल। फर्स्ट हम बात करते हैं जो इसका हेड वाला पार्ट होता है, इट हैज़ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। जैसे जो आपका हेड होगा, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट रहेगा। एंड इट इज़ अ हाइड्रोफिलिक इन नेचर, यानी ये हमारा क्या रहता है, आपका वाटर लविंग होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका टेल के बारे में। इट हैज़ नो इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड हाइड्रोफोबिक इन नेचर, यानी इसको हम बोल सकते हैं H2O हीटिंग। जैसे जो हमारा हाइड्रोफोबिया होता है, इसका मीनिंग होता है आपका फेयर फ्रॉम वाटर।
डीएसएन जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, डीएसएन जो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है और ये हमारा बाइलेयर रहता है। और डिस्टेंस इसके हमारे 2 एंड्स होते हैं, एक होता है हमारा हेड, एक होता है हमारा टेल। डिस्टेंस जो हमारा हेड होता है, ये हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, यानी आपका वाटर लविंग होता है। एंड जो हमारा टेल होता है, ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में, यानी वाटर हेटिंग। और डिस्टेंस हमारे 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, दूसरा होता है आपका इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेलुलर कंटेंट्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। डिस्टेंस जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितने भी सेलुलर कंटेंट्स होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। दिस कंपार्टमेंट हैज़ 2 कंपोनेंट्स। और डिस्टेंस जो साइटोप्लाज्म जो कंपार्टमेंट होते हैं, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट आता है आपका साइटोसॉल, सेकंड आता है आपका ऑर्गेनेल्स। फर्स्ट हम बात करते हैं साइटोसॉल के बारे में। इट इज़ द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी जो हमारा साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पोर्शन होता है उसे हम साइटोसॉल बोलते हैं। एंड दिस कंटेन वाटर, डिजॉल्व सॉल्यूट्स एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। और जैसे इसमें हमारा वाटर कंटेन, कुछ हमारे जो डिजॉल्व सॉल्यूट्स होते हैं और हमारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। विद इन द साइटोसॉल आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स। और जैसे जो हमारा साइटोसॉल्स होता है, इसके अंदर हमारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। Each type of organelles has characteristic shape and specific function। और ये सेंस जिसमें आपके जो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं उसका एक डिफरेंट हमारा शेप रहता है और आपके डिफरेंट टाइप के इसके फंक्शन रहते हैं। इसके हमारे एग्जाम्पल हैं राइबोसोम, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ये हमारे सारे आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका न्यूक्लियस के बारे में। इट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। डिस्टेंस जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये हमारा सेल का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। एंड बात करें इसके शेप की तो यह है आपका राउंड और एग शेप का ही रहता है। एंड नेक्स्ट है आपका इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोलर ऑफ सेल। इसके अलावा जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसे हम कंट्रोल ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे ये पूरे सेल की जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम भी करता है। एंड एब्सेंट इन आरबीसी। इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है हमारे आपका आरबीसी में एब्सेंट रहता है। The nucleus contains the body's genetic materials in the form of the DNA। और डीएनए जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये हमारे बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको कंटेन कर रखता है और ये हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको डीएनए के फॉर्म में हमारा कंटेन करता है। डीएनए जो आपका डीएनए है इसका फुल फॉर्म होता है आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड in non-dividing cells, DNA is present as a fine network of threads called the chromatin। और ये सेल्स जो हमारा नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं इससे हमारे जो डीएनए होता है ये हमारे थ्रेड लाइक जो आपके नेटवर्क होते हैं उसमें प्रेजेंट रहता है जिसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं। बट व्हेन द सेल प्रिपेयर टू डिवाइड, लेकिन जब हमारा जो सेल्स होते हैं आपका डिवाइड होने के लिए रेडी होते हैं देन द क्रोमेटिन फॉर्म्स डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमोसोम्स। तो जो हमारा क्रोमेटिन होता है ये हमारे जो इसका डिफरेंट जो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं उसमें आपका फॉर्म हो जाता है। विद इन द न्यूक्लियस देयर इज अ रफली सेफिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और जैसे जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसमें आपका एक रफली सेफिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट रहता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, विच इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड असेंबली ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द राइबोसोम। इसके अलावा जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है ये हमारे जो राइबोसोम्स होता है इसके सिंथेसिस यानी इसके मैन्युफैक्चर में और इसकी जो असेंबली है उसके बिल्डअप में आपको ये हेल्प करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो रिसेप्टर साइट ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है ये हमारे जो स्टेरॉइड हार्मोन होता है उसका एक रिसेप्टर साइट भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका राइबोसोम्स के बारे में। इट इज़ कंपोज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। जैसे जो आपका राइबोसोम्स होता है ये आपके आरएनए और जो प्रोटीन होता है इसके द्वारा बनता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंजन ऑफ द सेल। इसके अलावा जो आपका राइबोसोम्स होते हैं इसको हम आपका सेल का इंजन भी बोलते हैं। एंड इट इज़ अ स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। और जैसे जो आपका राइबोसोम्स होता है ये हमारा सेल का सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है। जैसे आपका जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल था एंड हाईएस्ट इन नंबर। और जैसे जो हमारा सेल्स होते हैं उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे, नंबर में प्रेजेंट रहेंगे। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ
प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स। इसके अलावा जो हमारा राइबोसोम्स होता है उसे हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम द अमीनो एसिड यूजिंग आरएनए एज अ टेम्पलेट। इसके अलावा जैसे जो आपका राइबोसोम्स होता है ये हमारा जो प्रोटीन होता है इसको हमारा अमीनो एसिड से सिंथेसाइज करता है, साथ में ये हमारा जो आरएनए होता है उसको एज अ टेम्पलेट के थ्रू यूज़ करके ये इसका प्रोटीन का हमारा सिंथेसिस करता है अमीनो एसिड से। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम इज डिस्कवर्ड बाय द क्रिस्टिन रेनी डी डुवे। जैसे जो आपका लाइसोसोम है इसको क्रिस्टिन रेनी डी डुवे ने डिस्कवर किया था एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सोसाइटल बैग ऑफ सेल एंड डिस्पोजेबल यूनिट ऑफ द सेल्स। इसके अलावा हम जो लाइसोसोम है इसे हम सोसाइटल बैग के नाम से भी जानते हैं और आपकी जो सेल की डिस्पोजेबल यूनिट होती है उसके नाम से भी जाना जाता है इसको। नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम्स इन वाइट ब्लड सेल्स कंटेन एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स सच एज माइक्रोब्स। जैसे जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स में जो लाइसोसोम प्रेजेंट रहते हैं इसमें हमारा कुछ एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं जैसे कि आपका जो माइक्रोब्स होता है इसको डाइजेस्ट करने में हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इसके अलावा इसे हम एटीपी मील ऑफ सेल भी बोलते हैं। देन सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। जैसे जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये आपका सेकेंड नंबर का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है और जो हमारा सबसे लार्जेस्ट होता है वो आपका न्यूक्लियस था और जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है वो आपका राइबोसोम था। जैसे आपका डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड और जैसे जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें आपके डबल मेम्ब्रेनस बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। जो फर्स्ट आपका मेम्ब्रेन बॉन्ड है आपका इनर मेम्ब्रेन, सेकंड आता है आपका आउटर मेम्ब्रेन। और जैसे जो आपका इनर मेम्ब्रेन होती है ये आपकी रफ रहती है जबकि जो आउटर मेम्ब्रेन रहती है वो आपकी स्मूथ रहती है। तो हम बात करते हैं आपका इनर मेम्ब्रेन के बारे में। जैसे जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसमें जो आपका प्रोटीन और जो लिपिड है इसका जो रेशियो रहेगा आपका 1:1 रहेगा, जबकि जो आपका आउटर मेम्ब्रेन होती है जो स्मूथ रहती है इसमें जो प्रोटीन और जो लिपिड है इसका रेशियो आपका 2:1 हमारा 1 रहेगा। एंड इट इज़ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये आपका एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी है। बात करें इसके शेप की तो सुसेज शेप का इसका हमारा शेप रहेगा। नेक्स्ट आपका इट इज़ अ साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट रहता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका रेस्पिरेशन रहेगा। एंड साइट फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, यानी जो आपका फैटी एसिड जो सिंथेसिस होता है उसके लिए भी हमारा प्रॉपर साइट रहता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन द विटेलोजेनेसिस, यानी ये हमारा जो यॉक सिंथेसिस होता है उसके फॉर्मेशन में हमें हेल्प करता है। एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ हीम सिंथेसिस, और जो हमारा हीम सिंथेसिस यानी जो ब्लड का सिंथेसिस होगा फर्स्ट वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे हमारा इसमें ये डबल बॉन्ड रहते हैं, इसमें एक हमारा इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है और दूसरा आपका आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है और इसका शेप हमारा सुसेज शेप का रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। जैसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके भी दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट आता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड आता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट हम देखते हैं आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंड जो इसका फंक्शन होता है वो होता है आपका सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये आपका प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट देखते हैं इसमें आपका सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। ये हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है और आपका जो कोलेस्ट्रॉल होएगा इसका सिंथेसिस करेगा। एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स, और जो हमारे बॉडी में जो सेल्स में हमारे हार्मफुल केमिकल्स रहेंगे उसको डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारा हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो स्टोर द कैल्शियम। इसके अलावा जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये आपका कैल्शियम को स्टोर करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। जो गोल्जी एपरेटस होता है इसे हम सेल का पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। बात करें इसके शेप की तो उसका जो शेप होगा कप लाइक हमारा शेप रहता है। एंड इट पैक्स प्रोसेस्ड मटेरियल इनटू सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स एंड वेसिकल्स। और जैसे जो हमारा गोल्जी एपरेटस होता है ये हमारे जो प्रोसेस्ड मटेरियल्स होते हैं उसको आपका सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स और वेसिकल में पैक करने में हेल्प करता है। एंड लाइसोसोम डिस्पैच आउट ऑफ द सेल्स। इसके अलावा
जो हमारा लाइसोसोम होता है उसको हमारे सेल से डिस्पैच करने में हमारा हेल्प करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे बॉडी में कौन-कौन से लार्जेस्ट सेल्स होते हैं, कौन-कौन से स्मॉलेस्ट सेल होते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल के बारे में, तो देखते हैं हमारे मेल्स में और फीमेल में कौन-कौन से लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं जो लार्जेस्ट सेल होती है मेल में कौन-सी होती है? जैसे जो न्यूरॉन होते हैं, ये आपका लार्जेस्ट सेल होती है हमारे मेल्स में। जैसे जो न्यूरॉन होता है, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, इसकी एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। और जैसे जो आपका न्यूरॉन है, जो आपके मेल्स में लार्जेस्ट सेल होती है, इसका जो डायमीटर होता है आपका 100 माइक्रोन का होता है, या हम बोल सकते हैं 0.1 mm। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल इन फीमेल में। जिसमें फीमेल में जो लार्जेस्ट सेल होती है वो आपकी होती है ओवम, जिसका डायमीटर होता है 130 माइक्रोन। और बात करें हम लाइफ स्पान ऑफ ओवम की, तो 12 टू 24 आवर्स आपका लाइफ स्पान रहता है ओवम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल के बारे में। जैसे जो हमारा मेल्स होते हैं, इसमें आपकी स्मॉलेस्ट सेल होती है स्पर्म। जैसे जो आपका स्पर्म होता है, इसका डायमीटर होता है आपका 1 माइक्रोन, एंड इट इज फॉर्म बाय द लीडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस। इसके अलावा जो आपका स्पर्म होता है, इसका फॉर्मेशन हमारा जो टेस्टिस में लीडिंग सेल्स होते हैं उसके थ्रू होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लाइफ स्पान के बारे में। तो 48 टू 72 आवर्स आपका लाइफ स्पान रहता है स्पर्म का। नेक्स्ट देखते हैं 1 ml सीमेन। जैसे जो हमारा 1 ml सीमेन होता है, इसमें हमारे 15 मिलियन स्पर्म नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं। इफ द स्पर्म काउंट इज लेस देन 15 मिलियन दैट कॉज इनफर्टिलिटी। अगर जो मेल हैं उनके जो सीमेन है उसमें जो स्पर्म काउंट होगा वो 15 मिलियन से कम रहेगा, तो उस पर्सन को आपका इनफर्टिलिटी होगा। नेक्स्ट आपका स्पर्म आफ्टर एजैकुलेशन विद 30 मिनट टू 1 आवर रीच टू एम्पुला। ये जो हमारा जो स्पर्म होता है वो इजैकुलेट होता है, तो विद इन वो आपका 30 मिनट से 1 आवर के बीच में आपका एम्पुला में पहुंचता है। एंड फर्टिलाइजेशन अकर इन 6 टू 8 आवर, और 6 से 8 घंटे में आपका फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका स्मॉलेस्ट सेल होती है फीमेल में कौन सी होती है। जैसे जो स्मॉलेस्ट सेल होती है फीमेल में होती है आपकी प्लेटलेट, जिसका हमारा जो डायमीटर होता है वो आपका 2.5 माइक्रोन होता है। बात करें लाइफ स्पान ऑफ द प्लेटलेट के बारे में, तो 8 टू 11 डेज इसका हमारा लाइफ स्पान रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 23 पेयर्स। जैसे जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर में, या आपके 23 रहते हैं। और बात करें नंबर्स में, तो 46 से हमारे नंबर्स में रहते हैं। एंड इट कंटेन डीएनए। और डीएसएन जो आपका क्रोमोसोम्स हुआ इसमें आपका डीएनए प्रेजेंट रहेगा। एंड डीएसएन जो आपका डीएनए होता है वो हमारा डबल स्टैंडर्ड रहता है एंड हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये आपका एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपके जुड़े रहते हैं। एंड डीएनए कैरी जीन इन साइटोप्लाज्म। और जो डीएनए होता है ये जीन को हमारे साइटोप्लाज्म में कैरी करने का काम भी करता है। एंड डीएनए है रीग्रोथ कैपेसिटी ऑफ द सेल्स। और डीएसएन जो हमारे सेल में डीएनए होते हैं, इसमें आपकी रीग्रोथ कैपेसिटी होती है। एंड रेडिएशन थेरेपी ब्रेक द डीएनए। इसके अलावा जो रेडिएशन थेरेपी होती है, इसके थ्रू आपका जो डीएनए होता है ब्रेक हो जाता है और डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका आरएनए के बारे में। जैसे जो आपका आरएनए होता है इसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। ये हमारा सिंगल स्टैंडर्ड रहता है एंड इट हैव 3 टाइप्स। इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका टीआरएनए, सेकंड आपका आरएनए, एंड थर्ड आपका एमआरएनए। जैसे जो हमारा टीआरएनए होता है इसको हम ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं। एंड इट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द एमआरएनए। और जैसे जो टीआरएनए होता है ये हमारा जो एमआरएनए होता है यहाँ से प्रोटीन का सिंथेसिस करने में हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरआरएनए के बारे में। जो आरआरएनए होता है डिस्टेंस उसको हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। इट बाइंड टीआरएनए फॉर सिंथेसिस। इसके अलावा जो आरएनए होता है ये हमारा जो टीआरएनए होता है इसको सिंथेसिस के लिए हमारा बाइंड करता है। एंड आरआरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय द न्यूक्लियोलस। और डिस्टेंस जो इसके अलावा जो आरआरएनए होता है इसका सिंथेसिस आपका न्यूक्लियस के द्वारा होता है। लास्ट हम बात करते हैं आपका एमआरएनए के बारे में। इसे हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। एंड दिस कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए। जो हमारा एमआरएनए होता है जिसे हम मैसेंजर आरएनए बोलता है, ये हमारे डीएनए से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है उसको कैरी करने का वर्क करता है। डिएसएन इसके अलावा हम बात करते हैं सेल डेथ के बारे में। डिएसएन जो सेल डेथ होती है हमारे 2 टाइप से होती है। फर्स्टली है आपका अपोप्टोसिस, सेकंड आता है आपका नेक्रोसिस। एंड अपोप्टोसिस इज ऑल्सो नोन बाय द नेचुरल सेल डेथ। डिएसएन जो आपका अपोप्टोसिस होता है इसको हम नेचुरल सेल डेथ भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ के नाम से भी जानते हैं और इसे हम
सेल सुसाइड भी बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करें आपका नेक्रोसिस के बारे में, तो इसे हम बोलते हैं अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ, या बोल सकते हैं अनकंट्रोल सेल डेथ ड्यू टू एक्सीडेंटल डैमेज। यानी जो एक्सीडेंट डैमेज होगा इसके थ्रू जो आपका सेल डेथ होगी उसका कंट्रोल नहीं रहेगा, एंड इसको हम सेल मर्डर भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल है आपके वायरल इन्फेक्शन, हीट और रेडिएशन, इनके थ्रू आपका नेक्रोसिस इजीली डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में। डिवीजन जो आपका सेल डिवीजन होता है इसमें आपका आता है पहले माइटोसिस। डिवीजन जो आपका माइटोसिस होता है इसको हम वेजिटेटिव डिवीजन भी बोलते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इन टू डॉटर सेल्स। और जो हमारा माइटोसिस होता है यानी जो वेजिटेटिव डिवीजन होता है इसको टू डॉटर सेल्स में हमारा डिवाइड किया गया है एंड प्रेजेंट इन द मेलिनेंट कैंसर। और डिवीजन जो आपका माइटोसिस यानी जो वेजिटेटिव डिवीजन होता है ये हमारे जो मेलिनेंट कैंसर होता है उसमें प्रेजेंट रहता है। और डिवीजन जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो कैंसर होता है ये टू टाइप का होता है। फर्स्ट तो आता है आपका बिनाइन और सेकंड आता है आपका मैलिग्नेंट। जो बिनाइन होता है ये हमारे पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ही रहता है, लेकिन जो मैलिग्नेंट होता है ये हमारे अदर बॉडी पार्ट में भी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट आपका मियोसिस। जो मियोसिस होता है रेजिस्टेंस इसको हम रिप्रोडक्टिव डिवीजन भी बोलते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इन फोर डॉटर सेल्स। जो आपका मियोसिस यानी जो रिप्रोडक्टिव डिवीजन होता है इसको फोर डॉटर सेल्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल साइकिल के बारे में। जैसे जो हमारा सेल साइकिल होती है उसमें हमारी कुछ फेजेस आती हैं। फर्स्ट आता है आपका G0 फेज, आप इमेज में देख सकते हैं। पहला पार्ट आपका G0 फेज है। आपका जो G0 फेज होता है इसको हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका G1 फेज। जैसे जो G1 फेज होता है इसे हम प्री सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, एंड ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, एंड रेडी टू रेप्लिकेट फेज भी बोलते हैं। और डिएसएन जो हमारा सेल साइकिल में जो सबसे लॉन्गेस्ट जो फेज होती है वो हमारे G1 फेज की ही होती है, जिसे हम प्री सिंथेसिस फेज, ग्रोथ फेज और रेडी टू रेप्लिकेट फेज भी बोलते हैं। ये हमारा जब आपका जो इंटरफेज होता है स्टार्ट होता है तो वहीं से ये आपका जो G1 फेज होता है इसका भी स्टार्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एस फेज के बारे में। जैसे जो आपका एस फेज होता है इसको हम सिंथेसिस फेज ही बोलते हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन फेज भी इसको बोला जाता है। एंड देन आता है आपका G2 फेज। जैसे जो G2 फेज होता है इसको हम प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं, और आपका आता है लास्ट में एम फेज। और जो एम फेज होता है इसको हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। तो ये थी आपकी सेल साइकिल। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।